वेलकम टू फाइनल क्लासेस। हम लोग कर रहे हैं 10th क्लास या कह सकते हैं 8th क्लास रिविजन्स ज्योग्राफी। चूँकि दोनों का ज्योग्राफी जो है बिल्कुल सेम चल रहा है। इकाई 4 में परिवहन, संचार एवं व्यापार के बारे में आपका पढ़ना है। तो परिवहन किसको कहते हैं? परिवहन, परि माने होता है दूसरा, वहन मीन्स दूसरे को ले जाने वाला, बहाने वाला, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना परिवहन कहलाता है। संचार, संचार का मतलब होता है सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, ये संचार का काम है। और व्यापार, एक वस्तु को दूसरे वस्तु के बदले लेना या एक वस्तु का आदान प्रदान करना या किसी वस्तु को कहीं से उपभोग के लिए खरीदना, विक्रय करना, व्यापार। तो हमारे चैप्टर का इकाई का नाम ही है परिवहन, संचार एवं व्यापार। तो बात करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने एवं संदेश भेजने में परिवहन संचार साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। परिवहन एवं संचार को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है। ये जबरदस्त क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्या चीज़ है? तो संचार एवं परिवहन। याद रखें, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कौन है? तो संचार और परिवहन। संचार का मतलब जो सूचनाएं, जैसे रेडियो हो गया, टीवी हो गया, समाचार पत्र हो गया, ये सब संचार के माध्यम हो गए। और परिवहन का मतलब जैसे रेलवे हो गया, एरोप्लेन हो गया, हमारा स्टीमर हो गया, ट्रक हो गया, बस हो गया, ये सब परिवहन के। अब परिवहन के साधन की बात करते हैं। परिवहन में हम 3 मार्गों की बात करते हैं, जहां से, जिस टाइप के मार्ग से, मतलब स्थल, वायु और जल, हम 3 स्थान, तीनों के द्वारा परिवहन आजकल करते हैं। स्थल मार्ग में जैसे सड़क, रेल और पाइपलाइन। पाइपलाइन से हम परिवहन करवाते हैं किसी चीज़ को, जैसे गैस पाइपलाइन से गैस का परिवहन करवाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के पाइपलाइन भी बिछाए गए हैं, जिसका में से हम कोई पदार्थ का क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। तो सड़क में क्या होता है? सड़क की अगर बात करें तो सड़क 2 प्रकार के हैं, कच्ची सड़क, पक्की सड़क। कच्ची सड़क आपको पता होगा, जो क्या होता है, ईंटों से बना होता है, या कह सकते हैं ईंट भी नहीं होता है, सीधे सीधे केवल मिट्टी ही होता है। और पक्की सड़क जिसमें कंक्रीट होता है, अलकतरा होता है, वो वाला पक्की सड़क। अब हम बात करते हैं पक्की सड़क कितने टाइप के होते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग। तो राष्ट्रीय राजमार्ग किसको कहते हैं? जो इसको केंद्र सरकार बनाता है। चौड़ी चौड़ी जो सड़कें होती है, 2 लाइन 4 लाइन, ये सब जो जानते हैं हम लोग कि NH जो होता है, नेशनल हाईवे के नाम से जानते हैं, वो क्या है? पक्की सड़क है। राजमार्ग जैसे स्टेट हाईवे, SH लिखा हुआ आपको मिलेगा सड़कों पे कहीं कहीं। तो जहां जहां SH लिखा हुआ है मतलब वो स्टेट हाईवे है, राज्य सरकार द्वारा बनाया गया है। और जहां जहां NH लिखा हुआ है, इसका मतलब वो नेशनल हाईवे है, मतलब वो केंद्र सरकार के द्वारा, यानी मोदी जी के द्वारा बनावल गया है। और जहां जहां SH लिखा है, नीतीश कुमार के द्वारा बनावल गया है। ऐसे याद समझ सकते हैं। जिला सड़क, तो ये जिला परिषद के कंट्रोल में आता है। जिला सड़क, डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पे लिखा रहेगा डिस्ट्रिक्ट हाईवे, DH। और एक होता है ग्रामीण सड़क, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना, और वो आपके मुखिया जी के द्वारा बनावल जाता है, ठीक है। उसके ठेकेदारी वही लेते हैं जनरली तौर पे। और सीमांत सड़क, सीमा का अंत हो जाए, जहाँ पे मतलब जहाँ पे छोटे मोटे गली मोहल्ले को जोड़ा जाए, या गलियों का जो ढलैया होता है, ये सब सीमांत सड़क के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया होगा। आगे है कि बड़ी लाइन। रेलवे जो होता है, रेलवे में 3 टाइप के लाइन होते हैं। अब तो केवल बड़ी लाइन ही होता है, छोटी लाइन सहरसा तरफ और सुपौल तरफ बिहार में चलती है, परंतु अब भी उसकी डिमांड बहुत कम है सभी जगह। बड़ी लाइन की बीच की दूरी कितनी होती है? तो 1.67 मीटर होता है, लगभग 2 मीटर के आसपास। 1.67 मीटर दोनों पटरियों के बीच की दूरी होती है। वहीं मीटर लाइन के बीच में क्या होता है? 1 मीटर की दूरी होती है, उस पर अलग टाइप के ट्रेन चलते हैं। और वहीं अगर देखें छोटी लाइन, क्या छोटी लाइन, तो ये 0.62, मात्र इतना गैप रहता है, ठीक है, बहुत छोटा सा गैप होता है। तो आप देखे भी होंगे कहीं, अगर नहीं देखे हैं तो वो सहरसा तरफ चलता है, बहुत छोटा, पटरी उतना रहता है, डब्बा उतने बड़ा रहता है जितना अभी का ट्रेन का है, ठीक है। तो छोटी लाइन उसको बोलते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि बड़ी लाइन के पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 1.67 मीटर। छोटी लाइन के बीच के पटरियों की दूरी कितनी होती है? तो 0.67 मीटर, मतलब उससे 1 मीटर कम। और केवल मीटर लाइन की पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 1 मीटर। ये आप ध्यान रखें। उसके बाद है जल मार्ग की बात करते हैं। एक होता है आंतरिक जल मार्ग, जैसे नदी और नहर में, जैसे गंगा नदी में अगर कोई जल मार्ग हो, तो ये देश के क्या है, अंदर अंदर चल रहा है, तो इसको बोलेंगे आंतरिक जल मार्ग। और वहीं एक होता है समुद्र, अंतर्राष्ट्रीय। आप सुने होंगे कि सब लोग नेवी में काम करता है, तो वो क्या करता है, एक देश से दूसरे देश तक ट्रैवल करते रहता है, तो वो चीज़ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग। अब वायु मार्ग की बात करते हैं। एक होता है घरेलू इंडियन एयरलाइंस, घरेलू मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाते रहता है उड़ उड़ के, उसको बोलते हैं घरेलू। और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय, जिसको एयर इंडिया कह सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय एयर इंडिया जो एक देश से दूसरे देश तक जाता है। क्लियर हो गया होगा। अब इस सड़क राजमार्ग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सड़क राजमार्ग क्या है? तो सड़क मार्ग परिवहन का सबसे सुलभ साधन है। किसका सुलभ साधन है? परिवहन का। ठीक है। उसके बाद ग्रैंड ट्रंक रोड, ये याद रखिएगा, ग्रैंड ट्रंक रोड भारत की सबसे पुरानी सड़क है। भारत की सबसे पुरानी सड़क कौन सा है? ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि कोलकाता से अमृतसर तक जाता है। कहाँ जाता है? कोलकाता से अमृतसर। और इसका आजकल नाम है NH1 और NH2। NH1 और NH2 किस रोड का नाम आज बदल के हो गया है? ग्रैंड ट्रंक रोड का। ये क्या है? भारत में सड़कों का विकास किस रूप में हुआ है आप समझ लीजिए। 1950 से भारत में सड़क बनना शुरू हुआ है। ठीक है, मतलब मूल रूप से तो 1950। आप कहेगा कि सड़क बनना 1950 से शुरू हुआ है, उसके पहले नहीं बनता था? क्योंकि भारत आज़ाद हुआ है तो उस वक्त ही ना सारे को नामाकरण हुआ होगा। भारत चूंकि आज़ाद कब हुआ? 1947 में। संविधान कब बना? 1950 में लागू हुआ। तो इसका मतलब है कि उसके बाद ना हम बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए जो लंबाई थी 4 लाख किलोमीटर था। 1950-51 में भारत के पास कितना सड़क था? 4 लाख किलोमीटर। 2006-07 में भारत के पास कितना था? 33 लाख किलोमीटर सड़क। ठीक है, तो 2006-07 में। आज कितना है? आज तो 100 लाख किलोमीटर से ऊपर हो गया है। मतलब इतना तेजी से बढ़ा है। आगे सड़कों का प्रादेशिक वितरण। प्रादेशिक वितरण मतलब सड़क कहाँ कहाँ, सड़क कौन सा सड़क मिलते हैं। तो पक्की सड़कें देश में सर्वाधिक घनत्व दिल्ली में है। सबसे ज़्यादा सड़क कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में देखोगे एक पुल इधर है तो ओकर ऊपरे से भी एगो सड़क जा रहा है, ओकर ऊपरे से एगो चल रहा है। मतलब 4-5 गो एक ही जगह से 4-5 गो है। एगो नीचे रुका जा रहा है, एगो ऊपर रुका जा रहा है, एगो ओकर ऊपर रुका जा रहा है। तो वो क्या है? दिल्ली में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। ठीक है, लंबाई की दृष्टि में सबसे ज़्यादा लंबा सड़क महाराष्ट्र में है, दूसरा नंबर पे उत्तर प्रदेश है और तीसरा नंबर पे उड़ीसा है। तीसरा नंबर पे कौन है? उड़ीसा है। घनत्व की दृष्टि से केरल में, दूसरा नंबर पे गोवा और तीसरा नंबर पे उड़ीसा सड़कों में घनत्व की दृष्टि से है। आगे आप बात कीजिए। आगे है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। ये पूछा जाता है आपको। NH7 कौन? नेशनल हाईवे 7 भारत का सबसे लंबा है। जो जानते हो कहाँ से कहाँ जाता है? वाराणसी से कन्याकुमारी। कन्याकुमारी भारत के सबसे नीचे है श्रीलंका की तरफ, और वाराणसी ऊपर है यूपी की तरफ। तो वहाँ से नीचे तक जाता है एक सड़क। तो NH7 तो वो क्या है? भारत का सबसे लंबा सड़क है। ठीक है, और सबसे पुराना सड़क NH1 NH2, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड का ही नाम बदल देवल गया है। आगे उत्तर भारत में सड़कों का घनत्व में पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल का क्रम से प्रथम, दूसरा और तीसरा है। मतलब सबसे ज़्यादा पंजाब में सड़क है, फिर उत्तर प्रदेश में है और फिर पश्चिम बंगाल में है। एक होता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत क्या किया गया कि 4 महानगरों को जोड़ा गया। अब चारों महानगर देखिए कितना दूर दूर पे है। दिल्ली दम हरियाणा भी रहे, मुंबई इधर गोवा भी रहे, चेन्नई इधर तमिलनाडु में है। ठीक, मतलब वहाँ से वहाँ, उसके बाद कोलकाता। ठीक, कितना दूर है? कोलकाता बिहार के बाहर है, मतलब बंगाल के, बिहार के नज़दीक। मतलब एक चतुर्भुज जैसा बन गया ये सड़क। तो ये क्या, किस योजना के अंतर्गत बना इतना? ठीक, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। एक हाल फिलहाल में बन रहा है भारतमाला, कि भारत को माला पहनाना है सड़क का। ठीक है, तो वो उसके अंतर्गत ही यहाँ आपके गांव के बगल में 6 लाइन बनने जा रहा है, तो वो भारतमाला का हिस्सा है। आप समझ गए होंगे कि ये जो भारतमाला जो बनने वाला है वो बिहार से भी होके जा रहा है, यानी अपने गांव के बगल से भी जा रहा है। ठीक है, भारत की माला बिहार भी थोड़ा बहुत पहनेगा। आगे पूरब से पश्चिम, उत्तर दक्षिण गलियारा, पूरब से सिलचर से पश्चिम पोरबंदर तक। देखो पूरब से पश्चिम एक सड़क है, पूरब से पश्चिम सिलचर से लेके उधर कहाँ तक? पोरबंदर तक, जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था वहाँ तक, मतलब गुजरात तक। और पूरब के, और उत्तर प्रदेश के श्रीनगर, उत्तर प्रदेश में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक जोड़ने वाली मतलब पूरब पश्चिम गलियारा कहाँ से कहाँ जोड़ती है?
सिलचर से पोरबंदर तक, और उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ से कहाँ को जोड़ती है, तो वो जोड़ती है श्रीनगर से कन्याकुमारी, मतलब ऊपरे से लेके नीचे तक, ठीक है। सर को पाँव से जोड़े हुए हैं, वो तो रीढ़ की हड्डी बनल है बीचे बीचे दम। एक्सप्रेस वे अल्प समय में तीव्र से वाहन के चलने के उद्देश्य से बनाई जाती है। जो आपके बगल में बन रहा है वो एक्सप्रेस वे है, मतलब वहाँ पे अगर आप साइकिल लेके सोचिएगा कि पार हो जाए ना तो ठोक के निकल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, आप बीचे बीचे पार नहीं हो सकते, वहाँ पे ब्रेकर ही नहीं रहता है उस सड़क पे, ठीक है। तो आप सोचिएगा कि हम बैल लेके चल जाएं, ठीक, तो बैल के सही तो लेके उड़ा देगा, ठीक। तो इसका मतलब है कि वो सड़क एक्सप्रेस वे, मतलब उस पर रोक ब्रेकर रहता ही नहीं है, कहीं डायरेक्ट जाता है। तो एक्सप्रेस वे अल्प समय में तीव्र वाहनों के चलने के उद्देश्य से बनाई जाती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सड़क है। ये नेपाल तक जाएगी, ये जो सड़क है नेपाल तक जाएगी। मुंबई पुणे राजमार्ग देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजमार्ग है, जो दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे, जिसको यमुना एक्सप्रेस वे का उत्तम उदाहरण है। आगे हम लोग बात करते हैं रेल मार्ग का। किसका? रेल मार्ग का। तो भारत में प्रथम रेल चला, ये आपसे बहुत बार बहुत कंपटीशन में पूछता है। भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल, कब? 16 अप्रैल 1853 में। भारत के स्वतंत्रता संग्राम 1857 से पहले रेल चालू था, ठीक है, अंग्रेज लोग ही चलाया था। तो 16 अप्रैल 1853 में मुंबई में थाने, मुंबई से थाने तक चला था। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने तक चलाया गया। भारत में रेल मार्ग 47-48 में, मतलब आज़ादी के वक्त कितना था? तो 54,000 किलोमीटर था, परंतु 2006-07 में 63,000 किलोमीटर था। अब 1 लाख किलोमीटर के आसपास है। आगे भारत रेल को 16 क्षेत्रों में बांटा गया है। भारतीय रेल को कितने क्षेत्र में बांटा गया है? 16 क्षेत्र में बांटा गया है, जिसको आगे पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय अपना हाजीपुर है, बगल में हकेला वाला जहाँ पे फेमस है, ठीक है। तो क्या है? हाजीपुर। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। ये आपसे पूछा जाता है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में है। आगे है भारतीय रेलवे की विशेषताएं क्या है? तो एशिया की सबसे बड़ी एवं विश्व की तीसरी रेलवे प्रणाली, यानी एशिया में सबसे बड़ा रेलवे कहाँ है? भारत में है। और विश्व का केमा नंबर पे है? तीसरा नंबर पे। बड़ी संख्या और रोजगार, सबसे ज़्यादा नौकरी रेलवे में लोग करता है। आपके गांव से भी होगा, आपके आसपास से भी होगा। ओकरा में से अगर 50 को नौकरी करता है ना, ओकरा में से 20 को तो रेलवे में करता होगा, चाहे किसी रूप में करे। विद्युत रेलगाड़ियों की संख्या में विश्व में द्वितीय स्थान है। मतलब हम लोग विद्युत रेल जो चला रहे हैं उसमें विश्व में केमा स्थान पे हैं? दूसरा स्थान पे। रेल के पटरी बिछाने में केमा स्थान पे हैं? तीसरा स्थान पे। और एशिया में केमा स्थान पे? पहला स्थान पे। कुछ दिन में सभ्य में पहला हो ही जाएंगे। आगे राष्ट्रीय एकता में योगदान। रेलवे, अगर रेलवे नहीं होता ना तो अंग्रेज कभी भारत छोड़ता ही नहीं। मतलब उसने, चूंकि रेल से क्या होता था, कहीं रैली होता था, कहीं हुजूम लगना होता था, तो सब लोग रेल पे चढ़ता था विदाउट टिकट, पहुंच जाता था एक जगह से दूसरा जगह, ठीक। तो इस चक्कर में क्या होता था, पार्टियां मंडली बनने लगा, और इसी चक्कर में अंग्रेज को बाहर जाने पड़ा। उन्हें रेलवे चलाता ना ओकरा बाहर जा ही पड़ता, यानी वो अपने पैर पे खुदे कुल्हाड़ी मारा था रेलवे चला के। लोग एक स्थान से दूसरा स्थान जाए लगा, और इस चक्कर में क्या हुआ, नहीं, वो बेचारा के भागे पड़ा। तो कभी कभी क्या होता है कि वो अच्छा सोच के करता है, परंतु वो सोचा कि हमारा व्यापार जो लोग हम बैलगाड़ी पे और ये सब पे ढो रहे हैं, उससे रेल से ढोएंगे तो ज़्यादा ढोएंगे। का ढोएगा, ओकरा ढोवे ला छोड़बे नहीं किया, जो भाग जो। आगे बड़े शहर में मेट्रो का परिचालन है। अब अपना पटना में भी चलेगा मेट्रो कुछ दिनों के बाद। तो मेट्रो में क्या होता है कि वहाँ पे आप विदाउट टिकट तो नहीं ही एंट्री मार सकते हैं, क्योंकि आप जैसे ही कार्ड डालिएगा तभी आप का मतलब टिकट डालिएगा तब आप अंदर घुस सकते हैं, ठीक। और एक बार बाहर निकल गए तो फिर कार्ड डालिए तब, नहीं तो आपका एंट्री पॉइंट, ठीक। दैनिक आवागमन के लिए DMU, कौन? DMU, EMU तथा मेमू रेलगाड़ी, ठीक। मेमू बोलते हैं वो पैसेंजर को, ठीक है। और DMU मतलब डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। EMU अनुमंडल टू अनुमंडल, इस टाइप से जाता है उस सबको। अब सस्ता परिवहन, सबसे सस्ता कौन था? रेलवे। ये अलग बात है कि मोदी जी के कारण थोड़ा महंगा हो रहा है धीरे धीरे, ठीक। अब कहेगा कैसे? चूंकि रेलवे बिक रहा है, प्राइवेट हो रहा है, तो प्राइवेट में तो टिकट तुमको ज़्यादा लगेगा, जैसे, ठीक। तो जैसे जैसे मोदी जी आएंगे वैसे वैसे कुछ कुछ ये सस्ता वाला लाइन जो है हटावे पड़ जाएगा, कि रेलवे सस्ता परिवहन है, ये महंगे परिवहन फिर आ जाएगा। तीव्रगामी रेल, सबसे तेज भारत का चलने वाला है शताब्दी एक्सप्रेस।
दुरंतो एक्सप्रेस का परिचालन है। शताब्दी एवं दुरंतो ये दो एक्सप्रेस है जो सबसे तेज चलता है, राजधानी से भी तेज। ठीक है, आगे औद्योगिक विकास की आधारशिला। तो अगर रेलवे नहीं होता तो हम इतने प्रगति नहीं कर रहे होते, चूंकि ना ही एक जगह से दूसरे जगह माल की ढुलाई हो रही होती, वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो रहा था। आज देखते हो, आज हम ऑर्डर किए हैं जो मुंबई से आएगा और बोल दिया कि 4 दिन में आपके यहाँ भेज देंगे। नहीं, मतलब देखो 4 दिन में भेज भी देगा। यानी आज तुम अमेरिका का किताब इंडिया में पढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि इस टाइप के तेज़ी से परिचालन परिवहन सुविधा है। और नहीं तो क्या होता, थोड़ा अथी सुपर 30 देखे होगे उसमें, ठीक, बेचारा को किताब पढ़ने जाए पड़ता था बनारस। अगर अब आनंद कुमार अब पढ़ते तो क्या आराम से ऑर्डर करते फ्लिपकार्ट से तुरंत आ जाता। आगे पाइपलाइन मार्ग। अब चलो आगे बढ़ते हैं कि पाइपलाइन मार्ग एकरा में कौची होता है। तो पाइपलाइन का मुख्य कार्य होता है तरल पदार्थ जैसे पेट्रोल डीजल ये सबको। ये अलग बात है कि कितना चोरवा लोग होता है, बीच में छेद करके ओकरा में से पेट्रोल निकाल लेता है। ठीक है, तो तुम चोरवा बन सकते हो परंतु बनना मत। ठीक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना, कच्चा तेल एलपीजी ये सबको भेजने के लिए क्या बिछाया जाता है? पाइपलाइन बिछाया जाता है। भारत का सबसे लंबा पाइपलाइन कहाँ है? ये चीज़ याद रखना, हाजीरा बीजापुर जगदीशपुर। हाजीरा बीजापुर जगदीशपुर भारत का सबसे लंबा पाइपलाइन बिछावल गया है। एशिया का प्रथम पाइपलाइन नाहरकटिया एवं नरकटिया है जो बिहार में है, परंतु नाहरकटिया, ठीक है, जो नहर को काट के बनावल गया है, बिछावल गया है। नाहरकटिया से बरौनी के बीच बिछावल गया है। असम से बरौनी, अब तो समझ लो बरौनी बिहार में है। ठीक है, नाहरकटिया असम हुआ, देख लो बीचे में ऊपटी पूर्वी में 7 सिस्टर स्टेट में, और वहाँ से कहाँ आया है? बिहार तक। अंदर पाइप बिछाईते आया है, बीचे में बिहार में भी आया है। मतलब वो पटना होते गया होगा, है ना, पटना के आसपास में होगा। चलो जाके ढूंढते हैं, ओकरा में छेद उद करके निकालते हैं, फिर तो तेल तो है ना। परंतु ऐसा इतना आसान नहीं है, वो लोहा के पाइप रहता है, तेरा पता भी नहीं चलेगा कि कितना पेटी से गया है। आगे वायु परिवहन, क्या कर रहे हैं? वायु परिवहन। भारत में प्रथम वायुयान 1911 में इलाहाबाद से नैनी तक उड़ाया गया। कहाँ? इलाहाबाद से। अच्छा, वायुयान की खोज किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने किया था। ठीक, राइट ब्रदर, दो भाई था, अरवल राइट और बीरबल राइट। ऐसे वो कोई साइंटिस्ट नहीं था, मैकेनिक था, साइकिल के दुकान था होकर। ठीक, तो साइकिल के सामान से बना दिया था पहला हवाई जहाज, समझा, हवा में उड़ेला, मतलब साइकिल से बना दिया था। ओकरा में इंजन कुछ नहीं था, हाथ से चलाता था। ठीक है, पैंडल मार के चलाता था, समझा। तो पहला हवाई जहाज पैंडल से चलता था, तो आश्चर्य लगेगा, है कि नहीं? नहीं, ओकरा में कोई इंजन नहीं था। ठीक, तो वो साइकिल के सामान से बना दिया था हवाई जहाज। ठीक, ये अलग बात है कि ओकर बाद डेवलप होते होते अब तो तुम समझ सकते हो अंदर घरे रहता है ना। चलो, तो क्या है वायु परिवहन विशेषताएं क्या क्या है? पहला, ये दुर्गम क्षेत्र को पार करना आसान है। इससे पहाड़ को पार कर सकते हो, समुद्र को पार कर सकते हो, है ना। जैसे अब तुम अगर रेल बिछाता तो बीच में समुद्र है तो पटरी तोरा डूब जाता। ठीक, अगर तुम लेके जाता स्टीमर से तो तुम एगो टाइटेनिक नामक जहाज के जानते होगे, टाइटेनिक फिल्म भी देखे होगे कि डूब गया था, तो डूबे के खतरा ज़्यादा रहता है। ठीक, तो ऐसा नहीं कि हवा में वाला के खतरा नहीं रहता है। तुम जरा सोचो, जो हवा में लटका ले तन्नी सुन, अगर ओकरा में इंजन में खराबी आए सीधे नीचे धराम, ठीक, वो तो बच सकता है, तैर के बच सकता है, ऊपर से नीचे गिरते वाला कैसे बचेगा? मतलब सीधे सबाहा। ठीक है, परंतु इतना ज़्यादा हम लोग के पास टेक्नोलॉजी है कि उसको क्या करते हैं, हम जांच पड़ताल करके भेजते हैं। ठीक, और नहीं तो बीच में से गायब हो गया तो मालूम चले ले। ठीक, जैसे मोटरसाइकिल में तेल खत्म हो गया, सोच के देखो, मोटरसाइकिल में तेल खत्म हो गया तब ठेल के ले जाए पड़ता है। अगर एरोप्लेन में तेल खत्म हो जाए तब अगर एरोप्लेन में तेल खत्म हो जाए, ठीक, तो वैसे ही इसी से एक बार याद आ गया, क्या बोला कि एगो ट्रक के ड्राइवर चढ़ गया थी पे एरोप्लेन पे, तो कहता है बीच में पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, तेल पहले जांच कर ले। मतलब एरोप्लेन पे कि बीच में जहाँ जा रहा है एरोप्लेन पे बैठ गया तो कहता है पायलट से जाके कहता है ड्राइवर साहब तेल भर ले लो, है ना,
तो कि काहे तेल की चिंता मत करिए, तो कि काहे ना चिंता करिए, बीच में पेट्रोल पंप मिलते, कोई ऊपर खोल का पेट्रोल पंप आज तक, ठीक, तो तू भरेबू कैसे, ठीक ठीक। कि हमरा खूब पता है, हम ट्रक के ड्राइवर, अगर बीच जंगल में तेल खत्म हो जाता है तो हमरे पता है कि क्या परेशानी होता है। जरा सोचिए बीच आसमान में अगर खत्म हो जाएगा तो क्या कीजिएगा, तब पायलट भी थोड़ा समझदार था, कहता है आप टेंशन मत लीजिए, उसके बाद आपको सीधे भगवान से भेंट होगा। उसके बाद आप तेल और नून तेल के भाव नहीं पूछिए, आइएगा नहीं। तो क्या है कि वो थोड़ा अथी भी है। चलो, व्यापार, उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। इससे क्या होता है, बहुत तेज़ी से हम एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे दिल्ली जाना, कहता है दिल्ली अभी दूर है, परंतु अब दूर नहीं है, 1 घंटा में यहाँ से वहाँ, नहीं, अब दूर कहाँ है ना। अब समय की बचत होती है और तीव्र एवं आधुनिक साधन पे भी हम लोग बैठते हैं। अब तो कार भी बनावल जा रहा है उड़े वाला। आगे 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। क्या राष्ट्रीयकरण मतलब उस पर किसका, सरकार का अधिकार रहेगा, और सरकार एयर इंडिया, ये अलग बात है, मोदी जी अलग बात बेच रहे हैं, ठीक, परंतु राष्ट्रीयकरण होवल था, सरकारी एरोप्लेन चलता है। आगे भारत में हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड द्वारा की जा रही है। भारत में हेलीकॉप्टर सेवा, अब हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में अंतर क्या है, देखो हवाई जहाज बीच में अटक नहीं सकता है, वो जब भी रहेगा उड़ते रहेगा, ठीक है। हेलीकॉप्टर कितों पर ही आके खड़ा हो जाएगा। चील और कौवा में अंतर देखा है, चील और कौवा वाला पोजीशन है। चील क्या होता है, चील अगर वो चाहे तो आसमान में भी एक जगह रुक सकता है, ठीक है। चील को देखना, चील आसमान में भी एक जगह रुक सकता है। कौवा तुम देखना तो कभी आसमान में बीच में रुकल देखा है, वो फटफटे से नहीं, वो क्या होगा, वो चलते ही रहेगा, उड़ते ही रहेगा कौवा। तो वही है, जो एरोप्लेन है वो कौवा वाला टेक्निक से उड़ता है, ठीक है, और जो हेलीकॉप्टर है वो चील वाला टेक्निक से उड़ता है। अब तुमसे बोला जाएगा कि बताइए ज़्यादा ताकतवर कौन होगा, तो तुम बताओ कौवा ज़्यादा ताकतवर है कि चील। तो बस हेलीकॉप्टर में भी बहुत ताकत होता है, वो ट्रक व्रक को टांग के लेके चल जाता है, ठीक है। तो हाँ, तो अच्छा खासा उसमें ताकत होता है, जो अथी होता है ना टैंक वैंक, उसको टांग के लेके चल जाता है, नहीं। आगे अब हम लोग बात कर रहे हैं, पटना में भी हवाई अड्डा है। पटना के हवाई अड्डा का नाम पूछता है बहुत बार, तो पटना के हवाई अड्डा का नाम है लोक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा हवाई अड्डा, लोक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब है जल मार्ग, अब किसकी मार्ग की बात कर रहे हैं, जल मार्ग की, मतलब जल द्वारा। तो जल मार्ग के अंतर्गत नदी, नहर, झील, समुंदर, ये सब आता है। नदी, नहर, झील, समुंदर, ये सब के सब किस मार्ग के अंतर्गत आता है, जल मार्ग के। सबसे सस्ता मार्ग, सबसे सस्ता मार्ग कौन है, वो जल मार्ग। सबसे सस्ता मार्ग कौन है, जल मार्ग। भारी सामानों का वहन आसानी से करता है। मतलब इसमें क्या होता है कि बड़का जो टैंकर होता है, तो जल मार्ग में क्या होता है ना कि ये वजन से वजन चीज को उठा के लेके जा सकता है। तुम देखते होगे हाथी भी छाला जाता है, ठीक। इसका मतलब जब हाथी छाला जाता है तो सामान तो छाला ही जाएगा, ठीक। बस वैसा व्यवस्था हमको कर लेना पड़ेगा, ठीक है। आगे नदी, नहर, झील एवं समुद्र का उपयोग करते हैं, और देश का 90% जो व्यापार होता है वो किस मार्ग से होता है, समुद्री मार्ग से होता है। समुद्री तटों का उपयोग 7516 किलोमीटर लंबा हमारे पास समुद्री तट है। क्योंकि भारत जो है 3 तरफ से घिरा हुआ है, किस चीज से, भारत जबरदस्त देश है। तुम देखो 3 तरफ से समुद्र से है और 1 तरफ से हिमालय से है, ठीक। किसी का बाप भी पार नहीं कर सकता है उसको पैदल। तो इतना जबरदस्त स्थिति में है। बस एक तरफ है जो थोड़ा बहुत दिक्कत है, पाकिस्तान के तरफ, और वही एगो नाक में दम कर ले, और पता नहीं कि ऊपर टिके तो हमारा टेंशन नहीं हुआ, तोरा तो वो दूसरों तरफ के टेंशन होगी, उधरों से तोरा मार कर सकता है, हमारा तो तोरे देने खाली मार ही के है। चलो आगे, तो समुद्री तट रेखा एवं 12 बड़े बंदरगाह हैं हमारे पास। आगे 27, अब 12 बंदरगाह कौन कौन है वो हम बाद में देखते हैं। 27 अक्टूबर 1986, कब हुआ, 27 अक्टूबर 1986 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना हुई। ये याद रखना, 27 अक्टूबर को, ठीक है। भारत में 5 आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग है। जलमार्ग 1 इलाहाबाद से हल्दिया गंगा के बीच में जाता है। इलाहाबाद से कहाँ जाता है, हल्दिया
गंगा नदी में। और राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवाहन संस्था बंदरगाह कहाँ है? पटना, गायघाट। गायघाट में बंदरगाह है छोटा मोटा, जो मतलब अंतर्देशीय है, मतलब देश के अंदर वाला सामान को आ सकता है। अब है भारत के प्रमुख पतन का मतलब वहीं बंदरगाह, तो कौन कौन है देख लो। और वो कहाँ कहाँ है? कोलकाता में, मतलब वो पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में एक बंदरगाह है। दूसरा है पारादीप में, पारादीप उड़ीसा में है, पारादीप में एक बंदरगाह है। विशाखापट्टनम, और उसके बाद चेन्नई, उसके बाद तूतीकोरिन कोच्चि, और मार्मागोआ मुंबई, कांडला हमारा गुजरात में है, मुंबई तो जानवे करते हैं महाराष्ट्र में है। मार्मागोआ, गोवा नाम से ही पता है कि ये कहाँ होगा, गोवा में। कोच्चि है हमारा कर्नाटक में, और तूतीकोरिन ये है हमारा तमिलनाडु में। चेन्नई ये भी तमिलनाडु में होगा, है ना, ठीक। उसके बाद है विशाखापट्टनम, ये होगा आंध्रा में, ठीक है। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं। और भारत के पड़ोसी देश जानबे कर तो कौन कौन है? पाकिस्तान, ठीक है, नेपाल, थोड़ा मनी चाइना भी, और भूटान और बांग्लादेश, ये सब हमारा पड़ोसी है, ठीक है। आगे, और भारत के 3 और कौन कौन सागर है? एक तरफ है अरब सागर, पाकिस्तान वाला तरफ, ठीक है। दूसरे तरफ है हिंद महासागर, श्रीलंका तरफ, और ये बांग्लादेश तरफ कौन है? बंगाल की खाड़ी। इससे डायरेक्शन का पता चल जाएगा। आगे देखते हैं संचार। तो ये सब अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? परिवहन के बारे में बात कर रहे थे। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? संचार के बारे में। तो चलो, संचार, संदेशों का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? संचार कहा जाता है। संदेशों को एक, चाहे चिट्ठी लिख के भेजो, चाहे ग्रीटिंग कार्ड भेजो, है ना, 1 जनवरी के टाइम में ग्रीटिंग कार्ड लिख के भेजो, ये सब क्या है? संचार व्यवस्था है ना। ये अलग बात है कि लड़का के जगह पे लड़की के भेज रहा है तू, परंतु आगे हुआ संचार के साधन में एगो चिट्ठी लिखना वाला होता है पहले, ठीक, जा कबूतर जा चिट्ठी लेके आ, तो वो वाला चिट्ठी वाला कंडीशन से। उसके बाद है मोबाइल फ़ोन, ठीक है, मोबाइल फ़ोन तो सर्वाधिक प्रचलित सेवा है मोबाइल फ़ोन, सबसे ज़्यादा कहाँ? मोबाइल फ़ोन। उसके बाद रेडियो सशक्त माध्यम है, रेडियो क्या है? सशक्त माध्यम। और टेलीविज़न, रेडियो, टेलीविज़न और समाचार पत्र पत्रिकाएं हिंदी भाषा में सबसे अधिक बिकती है, ठीक है। तो ये सब क्या है? हमारा संचार माध्यम है। आगे आप कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद रखें, क्या कि भारत में डाक सेवा का प्रारंभ 1837 में हुआ था। कब हुआ था? 1837 में हुआ था, ठीक है। भारत को 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने डाक क्षेत्रों में? 8 डाक क्षेत्र में। इसलिए तुम देखते होगे 80 44 51 यहाँ का पिन कोड है ना। हाँ, अपने गांव का पिन कोड कितना? 80 44। अभी कहेगा हमारे गांव की तो वही है नहीं, हाँ तुम्हारे गांव का भी वही है, ठीक, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में तो पवेरे लिखते हो ना। आगे, बिहार एवं झारखंड पिन कोड 8 से शामिल होता है। देखता है बिहार में जितना पिन कोड रहेगा सब 8 वाला रहेगा। दूर संचार के क्षेत्र में भारत एशिया में अग्रणी है। 2011 में विश्व में दूसरा था, परंतु अब एशिया में कितना पे है? ये एशिया में पहला नंबर पे है दूर संचार में, मतलब डीडी नेशनल वाला में, मतलब टीवी देखे में। हाँ, यहाँ पर ठीक है बोल रहा है ना, टीवी देखे में लड़कन के 12 घंटा पढ़े के मिलता है, तो में 10 घंटा तो टीवी देखता है नहीं। तो चलो आगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय किसको बोलते हैं? जो एक देश दूसरे देश के साथ करता है उसको क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोलते हैं। जब 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य व्यापार होता है, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच व्यापार होता है, तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। जैसे चाइना के प्रोडक्ट अगर हम खरीदते हैं और हमारा प्रोडक्ट चाइना खरीदता है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, ठीक है। दूसरे देशों से अपने देश में सामान मंगवाना आयात एवं आप दूसरे देश को सामान भेजना निर्यात कहलाता है। तो सामान मंगाना आयात, आता है तो आयात, जाता है तो निर्यात, ऐसे याद रखना। आता है तो आयात, जाता है तो निर्यात। आगे, जब निर्यात की तुलना में आयात अधिक हो, जब निर्यात की तुलना में आयात अधिक हो, मतलब बेचे कम खरीदे ज़्यादा, तो उससे प्रतिकूल व्यापार कहते हैं। और भारत निर्यात की तुलना में आयात कम होता है, तब उसे अनुकूल व्यापार कहते हैं। मतलब समझ में आ गया होगा। भारत का व्यापार, अब भारत की कौन कौन सा चीज़ खरीदता है,
ठीक है। तो खरीदता है कौन सा चीज़, पेट्रोलियम खरीदता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदता है, सोना खरीदता है, चांदी खरीदता है, ठीक है। और बेचता क्या है, तो सोना को आभूषण बना के बेचता है, भारत भी कारीगर है थोड़ा सा, चाय बेचता है, मसाला बेचता है, खनिज बेचता है और वस्त्र बेचता है, ठीक। भारत ये सब बेचता है। खरीदता क्या है समझ में आ गया होगा। एशिया का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कांडला गुजरात में है, मतलब प्रथम क्षेत्र कांडला जहाँ से बिकता है वो कहाँ है, गुजरात में है। वर्ष 2000 ईस्वी में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ नीति की घोषणा निर्यात की वृद्धि के लिए की गई थी। अब कुछ प्रश्न इसमें है कि भारत में कितने तरह के सड़क होते हैं, वर्णन करें। तो हम लोग बात किए थे कितने तरह के, 3-4 तरह के सड़क होता है ना। उसके बाद हम लोग भारत रेल परिवहन की विशेषताओं का वर्णन करें। हम लोग देख चुके हैं कि भारत में कितना रेल था, पहले कितना था, अब कितना है। भारत के सड़कों में प्रादेशिक वितरण और भारत के जल मार्ग, वायु मार्ग, भारत के मानचित्र को कोलकाता बंदरगाह दिखाएं, कांडला बंदरगाह दिखाएं, विशाखापट्टनम बंदरगाह दिखाएं और अरब सागर को दिखाएं। आसानी से दिखा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में अगले चैप्टर के साथ।